अपनी कलम को अंजाम देने के लिए विवश करते हैं। और ऐसा प्रश्न है यह कि इसका कभी किसी के पास कोई उत्तर नहीं है। इसी तरह हमारी भावनाओं को शब्द का आवरण उड़ाकर आत्मीय तक पहुंचाने वाले होते हैं खत। और कभी कभी ये रिश्ते इतने अंतरंग होते हैं कि उनके लिए शब्द भी बेमानी हो जाते हैं। वे कहते हैं जो खत में नहीं लिखते वो भी पढ़ लेते हैं। इश्क का यह मंजर है कि जो हम नहीं सोचते वह भी समझ लेते हैं। कहीं कहीं वे रोमांटिक मोड में भी होते हैं और इश्क पर अपनी छोटी छोटी क्षणिकाएं कम शब्दों में किंतु अर्थपूर्ण रचते हैं। वे कहते हैं इश्क करो भरपूर करो, जमाना जलकर खाक न हो जाए वो इश्क ही क्या। सूखी नर्म घास को हरा करता इश्क तेरी याद दिलाता। तुझे समरता दे उस पर क्या गुजरेगी, यह सोच आईने ने भी आप पूरी होगी। सूत्र शैली में लिखी उनकी कई क्षणिकाएं हैं। कांटों पर चलो गुलाब अपने आप खिलेंगे। कांटों पर चलो गुलाब अपने आप खिलेंगे और गुलाब से खेलोगे तो कांटे तो लगेंगे। गुलाब से खेलोगे तो कांटे तो लगेंगे। उसी तरह तिल जैसा एक नन्हा सा बिंब भी उनकी आंखों से नहीं बचा है। वे कहते हैं गाल का तिल बड़ा बवाली है। जागते रहो की तर्ज पर चौकीदारी है। रूप के निगहबानों पर ध्यान रखता है, उसे हर नजर से बचा कर रखता है। और इस तरह आप देखेंगे कि वे किस तरह अपनी कल्पनाओं को आकार देते हैं, शब्दों की ओढ़नी उड़ाते हैं। रिश्तों की गरिमा पर जब आपकी कलम चलती है तो मैं कहूँगी कि भाग्यशाली है वे कि आज उनके आसपास रिश्तों का इतना सुनहरा बगीचा है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि 4 पीढ़ियां यहाँ पर खड़ी हैं, तो रिश्तों के लिए वे रचते हैं कि रिश्तों में जब जाति धर्म भाषा नहीं, मोहब्बत की खाद डलती है तब प्यार के फूल खिलते हैं। मोहब्बत की खाद डलती है तब प्यार के फूल खिलते हैं। इनकी भाषा आज अधिक प्रासंगिक है क्योंकि हम देख रहे हैं आज टकसाली रिश्ते हमें ज्यादा दिखाई देते हैं। वही कहते हैं तेरे शहर के लोग, छोटी छोटी चुटकियां हैं। तेरे शहर के लोग, मुझे कुछ पंक्तियां कॉलेज के समय मैंने सुनी थी कि मैंने पीना छोड़ दिया उसकी कसम खाकर। एक दिन महफिल में बैठा लोगों ने पिला दिया उसकी कसम दिलाकर। तो यहाँ पर वैसा ही वे कुछ लिखते हैं कि तेरे शहर के लोग मुझे तुझसे ज्यादा जानते हैं। तेरी कसम खिलाकर हर गलत काम करवाते हैं। तेरी कसम खिलाकर हर गलत काम कराते हैं। उनका चिंतन जाता है कविता, शीर्ष कविता बरसात में। एक दूसरे की झोपड़ी सुधारते, छत पर पैबंद लगाते, भुट्टे भूंजते, भजिया बनाते लोग गायब हैं। कहाँ गए वो लोग जो गांवों में मिलकर लोगों के छप्पर उठाते थे, चढ़ाते थे। उसी तरह चाय पर आपकी 27 क्षणिकाएं हैं। इस पुस्तक में चाय पर आपने 27 क्षणिकाएं लिखी हैं और जिसमें उनका जो कहना चाहिए कि चाय का जो रेसिपी है, उनकी चाय की जो रेसिपी है बड़ी कमाल की है कि वे कहते हैं अदब की पत्ती है जिसमें प्यार का अदरक है, रूठने की काली मिर्ची है और मनाने की शक्कर नहीं, वो चाय क्या है। ये उनके चाय की रेसिपी है और ये चाय समर्पित करती हूँ अगली क्षणिका, बस उसी की बात करूंगी भाभी जी को। वे कहते हैं कि शाम को चाय हो, चाय वाली हो, ए चांद तेरे दीदार की जरूरत क्यों है।
ए चांद तेरे दीदार की जरूरत क्या है। तो सर ऐसी ही रेसिपी की चाय पीने हम लोग सब एक दिन आके घर आएंगे। अगर एक कवि के लिए कहूँ कि सबसे संवेदनशील विषय होता है माँ और पिता का, देखिए इस संबंध में आप क्या कहते हैं। और मुझे इन माँ पर लिखी हुई उनकी कविता में सबसे नवीन बिंब ये कविता में लगा। माँ वो दूध दही हल्दी के, माँ वो दूध दही हल्दी के उबटन का पहाड़, दूध दही हल्दी के उबटन का पहाड़ कहाँ से लाऊं, जो तूने गोरा होने रगड़ा था शरीर पर। सोचा था बड़े होकर कर्ज कुछ चुकाएंगे, दौलतमंद कहलाएंगे। सपना वो सपना ही रहा, सपना वो सपना ही रहा। क्यों? क्योंकि 100 रुपए दो तो 101 लौट आती है, 100 रुपए दो तो 101 वापस करती है। बड़ा आदमी कहकर लज्जत करती है, माँ तो माँ होती है। उसी तरह पिता के लिए आपकी पंक्तियाँ कौन कहता है, कौन कहता है पिता मरता है। पिता तो अपने बच्चों में जीवित रहता है, पिता तो अपने बच्चों में जीवित रहता है। वहीं वसीयत को लेकर आपने 3 दृश्य प्रस्तुत किए हैं। उन दृश्यों को मैं अगर यहाँ पर कहूँ तो मुझे लगता है कि आज बहुत बहुत प्रासंगिक है वो दृश्य। और मुझे लगता है कि उस दृश्य पे कोई लघु कथा या कुछ एक लघु नाटिका भी बननी चाहिए। वो दृश्य कैसे हैं कि अपनी जिंदगी में अपनी सारी खुशियाँ हवन करके पिता अपने बच्चों की खातिर वसीयत तैयार करते हैं। और वसीयत तैयार करने के बाद क्या होता है कि बुढ़ापे में वही वसीयत बच्चों के बीच झंझट की जड़ बन जाती है। झंझट की जड़ बनने में अब देखिए 3 दृश्य सामने हैं कि बेटा चाहता है पिता मरे, बेटा चाहता है पिता मरे और ये वसीयत बेचकर मैं अपनी बीवी और बेटे के नाम कर दूं। ये बेटे का दृश्य है। वही बेटी चाहती है पिता न मरे, बेटी चाहती है कि पिता न मरे, उसकी ड्योढ़ी खत्म न हो, उसकी जो दहलीज है वो खत्म न हो। वही पत्नी चाहती है मकान रहे न रहे, पत्नी चाहती है मकान रहे न रहे, माथे का सिंदूर रहे। तो ये 3 दृश्य सबने बड़े भावुकता के साथ लिखे हैं और मुझे लगता है इसका एक छोटा सा रूपक तैयार होना चाहिए। और भी कई क्षणिकाएं हैं और भी कई कविताएं हैं, किंतु समय का जो सीमा है तो मैं अपनी बात को यही कहूंगी कि हर कविता कहीं न कहीं मन को छूती है और सबका जिक्र करना संभव नहीं है। फिर भी वो कुछ ऐसी पंक्तियां कह जाते हैं जैसे आज करवा चौथ है, चांद को इंतजार है। आज करवा चौथ है, चांद को इंतजार है। तेरी आंखों में इंतजार देखा है, मेरा न सही किसी और का देखा है। मौत के बाद तारीफ सुनकर फिर जीने को मन हो गया। मौत की ये उलट बसिया सी लगी मुझे। मौत के बाद तारीफ सुनकर फिर जीने का मन हो गया। बड़े खुश रहते हैं वे लोग जिनकी याददाश्त कमजोर रहती है। ये सब हकीकत है और उलट बसिया के रूप में आपने यहाँ प्रस्तुत की है। कुल मिलाकर कहूँ तो बेहद सरल सहज जिंदगी से जुड़ी शब्दावली में अनावश्यक अलंकारों से बचते हुए कम शब्दों में गहरी बात और अर्थपूर्ण बातें करते हुए संवेदना से भरी अपनी बातें कहने की सहालियत मुझे इस संग्रह में दिखाई दी है। और मैं चाहती हूँ कि इसके बाद भी आपकी यह रचनात्मक यात्रा निरंतर जारी रहे और नए आयाम छूती रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।